मंगलवार। कत्ल का हल पेश करने के लिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास छाया प्रजापति की बारी का दिन। छाया प्रजापति ने नाक से अपना चश्मा उतारकर रुमाल से अच्छी तरह से रगड़ा और फिर उसे वापस नाक की फुंगी पर टिका लिया। अपने चश्मे में से उसने अपने श्रोताओं पर निगाह डाली। कत्ल का जो हल उसने निकाला था उससे वो पूर्णतः संतुष्ट थी। उसकी निगाह में उसकी थ्योरी परफेक्ट थी। आर यू रेडी मैडम? सभापति अगाशे बोला। छाया प्रजापति ने बड़ी गंभीरता से सहमति में सिर हिलाया, अपने नोट्स के पन्ने फड़फड़ाए और फिर बोलना आरंभ किया। सभापति महोदय, केस का हल तो मैंने निकाल लिया है, लेकिन हकीकत यह है कि उस हल ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है। पिछली सारी रात मैं सो न पाई और मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि क्राइम क्लब के सामने अपनी थ्योरी पेश करने की नहीं, बतौर मजिस्ट्रेट किसी मुजरिम को फांसी की सजा सुनाने का बदमजा जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। यानी कि आप केस का हल निकाल चुकी हैं और अपराधी को पहचान चुकी हैं? जी हाँ, आया दृढ़ स्वर में बोली। वेरी गुड। मेरी राय में यह केस प्रेम त्रिकोण का है। प्रेम त्रिकोण में दो ही संभावनाएं होती हैं, एक पुरुष दो स्त्रियां, या एक स्त्री दो पुरुष। यानी कि त्रिकोण के दोनों कोनों तो एक तरह से पूर्व निर्धारित हैं। इन दोनों कोनों में से एक पर पुरुष का और दूसरे पर स्त्री का होना लाजमी है। बाकी बचे तीसरे कोने पर या एक पुरुष हो सकता है या एक स्त्री। मेरी थ्योरी के प्रेम त्रिकोण के एक कोने पर तो निर्विवाद रूप से दुष्यंत परमार विराजमान है। दूसरे कोने पर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, एक स्त्री का होना अवश्यंभावी है और तीसरे कोने पर स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। अपनी तफ्तीश द्वारा मैं ये स्थापित कर चुकी हूं कि तीसरे कोने पर स्त्री का नहीं, पुरुष का दखल है। यानी कि? मिस्ट्री राइटर अशोक प्रभाकर बोला। आपका प्रेम त्रिकोण एक स्त्री और दो पुरुषों से बना है? जी हाँ। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं ज़रूरी नहीं मानती कि प्रेम त्रिकोण प्रेम करने वालों द्वारा ही बनता है। ज़रूरी नहीं कि ये त्रिकोण पति पत्नी और वो वाला हो, या प्रेमी प्रेमिका और अन्य प्रेमी या अन्य प्रेमिका वाला हो। त्रिकोण का वो वाला कोना कोई बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। बड़ी अनोखी बात कह रही हैं आप। मैं तो समझता हूँ कि प्रेम त्रिकोण प्रेमी युगल और खलनायक या खलनायिका का ही बनता है। फिल्मों में, या शायद आपके उपन्यासों में। ठीक कह रही हैं आप। तो आपके प्रेम त्रिकोण में आशिकी के अलावा किन्हीं और सामाजिक रिश्तों का भी दखल है? जी हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स। वो एक क्षण खामोश रही, फिर बोली। केस का हल मुझे वर्तमान केस से मिलते जुलते एक ऐसे केस में सूझा था साहिबान, जो कि कुछ अर्सा पहले मेरी अदालत में ट्रायल के लिए पेश हुआ था। उस केस ने अखबारों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी और अभी मेरे याद दिलाने पर मुझे यकीन है कि वो आप सबको भी याद आ जाएगा। वो केस कुछ यूं था कि गोल्फ क्लब के एसके कोटरू नाम के एक सदस्य के पास क्लब के पते पर एक चांदी का गिलास और फ्रूट सॉल्ट के एक नए ब्रांड का फ्री गिफ्ट डाक से आया था। कोटरू ने उसे किसी द्वारा किया गया मजाक समझा था और उन दोनों चीज़ों को पार्सल और रैपर समेत घर ले जाकर रख छोड़ा था। रैपर उसने इस उम्मीद में नहीं फेंका था कि देर सवेर वो उसे जोकर को पहचानने में काम आएगा, जिसने कि वो अजीबोगरीब देर सवेर वो उस जोकर को पहचानने में काम आएगा जिसने कि वो अजीबोगरीब गिफ्ट उसे भेजा था। कुछ दिन बाद उसके पड़ोस की एक औरत पेट दर्द की शिकायत करती उसके पास आई और पूछा कि क्या उसके पास उस अलामत की कोई गोली वोली थी। तब कोटरू को फ्रूट सॉल्ट की वो बोतल याद आई। उसने फ्रूट सॉल्ट के 2 चम्मच पानी में घोले, जायका देखने के लिए एक घूंट खुद पिया और बाकी उस औरत को पीने को दे दिया। नतीजा ये हुआ कि वो औरत अपने फ्लैट में जाकर 5 मिनट तड़पी और कोई डॉक्टरी इमदाद हासिल हो पाने से पहले ही मर गई। कोटरू ने क्योंकि एक ही घूंट पिया था, इसलिए वो मरने से बच गया, लेकिन तबीयत उसकी भी बहुत खराब हुई थी। बाद में गोल्फ क्लब के ही एक अन्य सत्य प्रकाश नामक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
जिस पर कि मेरी अदालत में मुकदमा चला था। मुझे उस केस की याद है, रुचिका बोली। मैंने ही उसे अपने अखबार के लिए कवर किया था। ट्रायल के दौरान सहमति में सिर हिलाती छाया आगे बढ़ी। जो कहानी सामने आई थी वो ये थी कि सत्यप्रकाश कोटरू से सख्त नफरत करता था और कुछ महीने पहले एक बार वो क्लब में ही उससे मारपीट भी कर चुका था। इसके अलावा 1 साल पहले भी क्लब के योगेश पाल नामक एक सदस्य की डाक से यूं ही चांदी का गिलास और फ्रूट सॉल्ट का गिफ्ट प्राप्त हुआ था और वो भी उस फ्रूट सॉल्ट को पीने से ही मरा था। यानी कि अपने दुश्मन का पत्ता साफ करने का सत्यप्रकाश का ये पसंदीदा तरीका था। तब ये तथ्य भी सामने आया था कि कोटरू वाली घटना से कुछ ही अरसा पहले सत्यप्रकाश ने एक ऐसी लड़की से शादी की थी जिसकी वास्तव में योगेश पाल से शादी होने वाली थी। उस लड़की को हासिल करने के लिए ही उसने योगेश पाल की हत्या की थी, क्योंकि योगेश पाल के होते वो लड़की उसकी होने वाली नहीं थी। जिन लोगों को इस केस की याद है उन्हें यह भी याद होगा कि मैंने सत्यप्रकाश को फांसी की सजा के काबिल मानकर केस को सेशन के सुपुर्द किया था। सेशन कोर्ट ने उसे फांसी की ही सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे इनसैनिटी की प्ली पर बरी कर दिया था। कई सिर सहमति में हिले। साहिबान, हमारा केस भी सत्यप्रकाश वाले केस से मिलता जुलता ही है। दोनों केसों में कत्ल का हथियार जहर है और उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए डाक का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही केसों में गलत शख्स मारा गया है। दोनों ही केसों में केस के हल में पार्सल के रैपर ने मेजर रोल अदा किया है। इसी बात ने मुझे ये सोचने की प्रेरणा दी है कि हो ना हो हमारा केस भी प्रेम त्रिकोण पर ही आधारित है। मैं इसी लाइन पर आगे बढ़ी तो प्रेम त्रिकोण की तस्दीक हो गई, इस फर्क के साथ कि मेरी थ्योरी वाले प्रेम त्रिकोण में प्रेमी युगल और खलनायक या खलनायिका वाला दखल नहीं था। अपनी इस प्रेरणा की वजह से मैंने केस का मुकम्मल पोस्टमार्टम सत्यप्रकाश वाले केस की छत्र छाया में किया। पिछले केस में योगेश पाल इसलिए मरा क्योंकि जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था, हत्यारा उस लड़की से उसकी शादी होने नहीं देना चाहता था। तब मेरा ये सोचना स्वाभाविक था कि हमारे वाले केस में भी जरूर शादी में ही अड़ंगे का दखल है। मजिस्ट्रेट साहिबा, वकील दसानी तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला, आपका इशारा कहीं मेरी बेटी की तरफ तो नहीं? मुझे, आया सख्ती से बोली, क्लब के मेंबरान के सामने अपनी थ्योरी पेश करने का पूरा अख्तियार है, लेकिन किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करने का, किसी पर झूठा इल्जाम लगाने का इख्तियार आपको नहीं है। मैंने अभी किसी पर कोई इल्जाम लगाया नहीं है। मेरी थ्योरी को मुकम्मल तौर पर सुने बिना आप कैसे कह सकते हैं कि ये इल्जाम झूठा है? लेकिन आप तो कानून के ज्ञाता हैं दासानी साहब। आप तो कानून के ज्ञाता हैं ज्ञान आप तो कानून के ज्ञाता हैं दासानी साहब। 100 बार आप मेरी ही अदालत में ये एतराज़ उठा चुके हैं कि सरकारी वकील आपकी पूरी जिरह सुने बिना ही उससे नतीजे निकाल रहा है। अब इस वक्त वही काबिल एतराज़ हरकत क्या आप नहीं करके दिखा रहे? दासानी ने बेचैनी से पहलू बदला। और क्या कल शाम हमारे में ये फैसला नहीं हो चुका है कि केस का हल पेश करने की कोशिश में कुछ भी निसंकोच कहा जा सकता है, किसी का भी निसंकोच नाम लिया जा सकता है? क्या हम सब पहले ही इस बात पर अपनी सहमति नहीं जाहिर कर चुके कि हमारी क्लब की मीटिंग में जो कुछ भी कहा सुना जाता है वो बिना किसी पूर्वाग्रह और दुर्भावना के कहा सुना जाता है? मिस्टर दसानी, आगाशे बोला, मैडम ठीक कह रही हैं। निगाहों से छाया और आगाशे दोनों पर भाले बर्छियां बरसाते हुए दासानी खामोश हो गया। प्रोसीड मैडम, आगाशे बोला। तो, छाया बोली, मेरे त्रिकोण का दूसरा कोण भी अब स्थापित हो गया है। पहला दुष्यंत परमार और दूसरा विभा दासानी, जिससे कि दुष्यंत परमार शादी करना चाहता है। सत्यप्रकाश वाले केस के जेरे साया अब तीसरे कोण का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। तीसरे कोण पर साहिबान कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि ये शादी नहीं होने देना चाहता। ये तो, अभिजीत घोष दबे स्वर में बोला।
वैसी सिचुएशन हो गई जैसी कल दासानी साहब ने बयान की थी। आप गलत कह रहे हैं, छाया बोली। चाहे उन्होंने ऐसा चाहे उन्होंने घोषित करके ऐसा नहीं किया था, लेकिन वास्तव में कल दासानी साहब ने भी एक प्रेम त्रिकोण ही पेश की थे। उस त्रिकोण के दो कोण तो मेरे वाले ही थे, लेकिन तीसरा कोण जुदा था। उसका तीसरा कोण दुष्यंत कुमार की पत्नी पार्वती परमार थी, जो कि कल ही स्थापित हो गया था कि हत्यारी नहीं हो सकती। रुचिका केजरीवाल के बयान से यह भी स्थापित हो गया था कि पार्वती परमार के चरित्र का जो खाका मिस्टर दासानी ने खींचा था वो गलत था, बेबुनियाद था। पार्वती परमार कोई लालची दौलत की दीवानी औरत नहीं है। वास्तव में वो एक शरीफ और नेकबख्त औरत है। कत्ल करना जिसके बस की बात नहीं। दासानी साहब ने कत्ल का जो उद्देश्य बयान किया था उससे भी मुझे इत्तेफाक नहीं। इनकी निगाह में कत्ल का उद्देश्य आर्थिक लाभ था। मेरी थ्योरी के मुताबिक यह कत्ल किसी लाभ की खातिर नहीं किया गया। यह कत्ल एक जरूरत के तहत किया गया है। कत्ल कभी जायज करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें कबूल करना पड़ता है कि कत्ल ही इकलौता रास्ता था, इसलिए जायज था। जस्टिफाइबल होमिसाइड, अगाशी बोला। यस। आपके त्रिकोण का तीसरा कोण कोई ऐसा शख्स कब्जाए बैठा है जिसने कत्ल एक जरूरत के तहत किया है? जी हाँ। कौन है वो? मैं अभी बताती हूँ। उस शख्स की शिनाख्त का क्लू मुझे दुष्यंत परमार की कैरेक्टर स्टडी से हासिल हुआ था। अब जरा देखिए, क्या है इस शख्स का कैरेक्टर। वो एक अत्यंत विलासी प्रवृत्ति वाला, औरतों का रसिया आदमी है, जो अपनी कला को, अपनी खूबसूरती को, अपने व्यक्तित्व को, मिकनातीसी कशिश को अपनी नापाक इरादों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है। जो कि दिल्ली का लॉर्ड बायरन कहलाता है, जो कि इस बात में फख्र महसूस करता है कि उसने ऐसा कोई कुनबा नहीं छोड़ा जिसकी बहन बेटी उसने खराब न की हो। ऐसे कैरेक्टर वाले शख्स की मौत की कामना करने वालों का क्या घाटा होगा इस शहर में। अब आप लोग अपने जहन में एक ऐसे संजीदा निष्ठावान शख्स का अक्स लाइए, जो किसी ऐसी लड़की का चाहने वाला है, हितचिंतक है, जो कि दुष्यंत परमार के हाथों तबाह होने के लिए एकदम तैयार केस है। अब जरा सोचिए कि क्या वो शख्स इस लड़की को तबाह हो अब जरा सोचिए कि क्या वो शख्स उस लड़की को तबाही के गहरे गर्त में गिरने से बचाने के लिए कोई भी कोशिश उठा रखेगा। उसकी निस्वार्थ ईमानदारी, उसकी पाक मोहब्बत, उसके आला जज्बात क्या उसे कत्ल का रास्ता अख्तियार करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे? ऐसे शख्स को दुष्यंत परमार का कत्ल क्या पुण्य का काम, हमारे सभापति महोदय के शब्दों में जस्टिफाइबल होमिसाइड नहीं लगेगा? सभा में चुप्पी छा गई। फिर वो चुप्पी दसानी ने तोड़ी। आप, वो पिस्तौल की नाल की तरह अपनी उंगली छाया प्रजापति की तरफ तानता हुआ बोला, ये कहना चाहती हैं कि मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है जिसने कि ये कत्ल किया है? छाया ने बड़े धैर्य से इनकार में सिर हिलाया। तो फिर इतना कुछ कहने का क्या मतलब हुआ? वो मैंने महज एक मिसाल दी थी। उन हालात का खाका खींचा था जिनमें यह कत्ल जायज लग सकता था। कत्ल का उद्देश्य स्थापित करने की कोशिश की थी। नाम तो मैंने लिया ही नहीं किसी का। मैंने तो आपकी बेटी का भी नाम नहीं लिया था। असल में तो आप ही वो शख्स थे जिन्होंने अपनी बेटी का नाम लिया था। तासानी सक पकाया। वो कुछ क्षण अपलक छाया की तरफ देखता रहा। फिर उसने संदूक के ढक्कन की तरफ अपना मुंह बंद किया और परे देखने लगा। तो मैं आगे बढ़ूं? छाया बोली। दासानी के अलावा सबके सिर सहमति में हिले। अब आप, छाया बोली, इतनी तो तसव्वुर कर ही सकते हैं कि मेरी त्रिकोण का तीसरा कोण क्या चीज होगा। वो कोई शख्स होगा, अशोक प्रभाकर बोला, जो कि विवाह दासानी की मोहब्बत के मामले में दुष्यंत परमार का प्रतिद्वंद्वी है। एग्जैक्टली। उसका नाम लेने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं उसका नाम आखिर में लेना चाहती हूँ। पहले मैं अपना केस साबित करना चाहती हूँ।
पहले मैं ये स्थापित करना चाहती हूँ कि मेरी थ्योरी का आधार कोरी कल्पना ही नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए तथ्य भी हैं मेरे पास। दैट्स अ गुड न्यूज़, आगाशे बोला। लेकिन मैडम ये ना भूलिए कि हम यहाँ किस्सा गोई के लिए जमा नहीं हुए हैं। हमारा मिशन इस मुश्किल केस को हल करना है, ना कि हाजिर मेंबरान को सस्पेंस में डालना, उन्हें हैरान करना। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहरहाल बात सबूतों की हो रही थी, जो कि अपनी थ्योरी को बल देने के लिए आपके पास हैं। हाँ, मेरे पास एक नहीं, दो सबूत हैं, और दोनों ऐसे हैं जो पहले प्रकाश में नहीं लाए गए। वेरी गुड। पहला सबूत यह है कि ये धारणाएं ही भ्रांतिपूर्ण हैं कि दुष्यंत परमार को विवाह दासानी से मोहब्बत हो गई थी। हकीकतन दुष्यंत परमार को विवाह दासानी से कतई मोहब्बत नहीं थी। ऐसे जलील चरित्र के आदमी को किसी से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ शादी करना चाहता था एक सोने की चिड़िया से। उसकी घाघ निगाहें बेटी की मोहब्बत पर नहीं, बाप की दौलत पर टिकी थी। दासानी साहब, इस बात की तस्दीक तो आप करते हैं ना कि आप रईस आदमी हैं, क्योंकि आपकी आला माली हालत का मेरी थ्योरी से बहुत गहरा रिश्ता है। जब आप अपनी तफ्तीश से ही इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं, दासानी भुनभुनाया, तो मेरी हाँ ना से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कोई नहीं पड़ता। फिर तो बात ही खत्म हो गई। चलिए ऐसे ही सही। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि दुष्यंत परमार बाप की दौलत हथियाने के लिए बेटी को फंसाकर उससे शादी करना चाहता था। कैसे जाना? अगाशे बोला। दुष्यंत परमार के नौकर से जाना। उसे शीशे में उतार कर उससे कुबुलवाया। वो परमार का बहुत पुराना, बहुत मुंह लगा नौकर है, और परमार उससे हर बात करता है। नौकर ने मुझे बताया कि साहब की माली हालत एक तो वैसे ही खराब है, ऊपर से तलाक के फैसले के बाद और खराब हो जाने वाली थी। उसने ये भी बताया कि उन दिनों परमार पर कर्जे का भी बोझ था। एक बार 7 फेरे पड़ जाएं वकील की बेटी से, नौकर के कहने के मुताबिक। ये वास्तविक उद्गार हैं दुष्यंत परमार के। फिर सब वारे न्यारे हो जाएंगे। ये इकलौता फिक्रा दुष्यंत परमार की नीयत की चुगली करने के लिए काफी है साहिबान। वो नौकर, अशोक प्रभाकर बोला, आपके सामने मुंह खोलने का तैयार कैसे हो गया? यूं ही फोकट में नहीं हो गया जनाब, 1000 रुपए की रिश्वत खाकर तैयार हुआ। वेरी गुड। यानी कि एक मजिस्ट्रेट ने रिश्वत देने का गैर कानूनी काम किया। ऐसा मैंने एक मिशन की खातिर किया, आया अप्रसन्न स्वर में बोली। रिश्वत के हर लेन देन में कोई ना कोई मिशन तो होता ही है। बिना मिशन के कहीं रिश्वत का आदान प्रदान होता है? बिना मिशन दी गई रकम तो दान होती है, चंदा होती है, इनाम होती है। यकीनन आपने परमार के नौकर को दान या चंदा या इनाम तो दिया नहीं होगा। मिस्टर प्रभाकर, छाया के बचाव के लिए आगाशे आगे आया। यह हमारी बहस का मुद्दा नहीं है। यहाँ जुडिशरी के मोरल कैरेक्टर पर कोई सेमिनार नहीं हो रहा। यहाँ एक दुर्लभ केस का हल निकालने की कोशिश हो रही है। एंड जस्टिफाइज द मीन्स, रिमेंबर? आई डू। नतीजा नेक हासिल हो तो साधन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। आई एम सॉरी, यू नीड नॉट टू बी। गुस्ताखी की माफी के साथ मेरा भी एक सवाल। बड़े नर्वस भाव से अभिजीत घोष जल्दी से बोला, क्या यूं पैसे का लालच देकर हासिल की गई जानकारी भरोसे के काबिल हो सकती है? क्या कोई नौकर यूं अपना ईमान बेच खाएगा? दुष्यंत परमार जैसे, आया तिक्त स्वर में बोली, जलील मालिक का नौकर होगा तो क्यों नहीं बेच खाएगा? रुचिका उपहासपूर्ण स्वर में बोली, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। जो जानकारी मुझे हासिल हुई है, फिर छाया बोली, वो पूरी तरह से भरोसे के काबिल है। मुझे सच झूठ में तमीज करने का निजी तजुर्बा है। आखिर मैं एक मजिस्ट्रेट हूं जिसे रोज ही थोक में सच और झूठ से दो चार होना पड़ता है। मैं यूं धोखा खाने वाली नहीं। कबूल, आगाशे मुस्कुराता हुआ बोला।
थैंक यू। मुझे एक अन्य साधन से ये भी मालूम हुआ है कि विभा दसानी पर अपनी दावेदारी मजबूत बनाने के लिए दुष्यंत परमार ने मंडी हाउस के एक ऑडिटोरियम के एक कमरे में विभा से जबरन शारीरिक संबंध स्थापित करने की भी कोशिश की थी, लेकिन दासानी को भड़काने के तत्पर पाकर वो जल्दी से बोली, कामयाब नहीं हो सका था। ऑडिटोरियम का एक अटेंडेंट उसकी इस हरकत का गवाह है। ये हरकत दुष्यंत परमार ने ये सोचकर की थी कि एक बार ऐसा समर्पण कर चुकने के बाद विभा उससे शादी से इनकार नहीं कर सकेगी। अपनी उस नाकामयाबी को परमार ने अपने नौकर के सामने इन शब्दों में बयान किया था, यार किसी मुंह जोर घोड़ी को पानी के पास तक ले जाना आसान है, लेकिन उसे जबरन पानी पिलाना मुमकिन नहीं है। साहिबान, अब और क्या सबूत चाहिए आपको दुष्यंत परमार नाम के कमीने की बदनीयती का? कोई कुछ ना बोला। अब आप सोच ही सकते हैं कि जो शख्स विभा से असली, सच्ची और बेपनाह मोहब्बत करता होगा, वो विभा को ऐसे दरिंदे की पहुंच से दूर रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता होगा। तो ये है आपका एक सबूत? अगाशे बोला। जी हाँ। और दूसरा? वो भी पेश करती हूँ सभापति महोदय। दूसरा सबूत तो मेरी थ्योरी की बुनियाद का दर्जा रखता है। वही कातिल द्वारा कत्ल की जरूरत का आधार है। वही मेरे द्वारा की गई क्राइम की रिकंस्ट्रक्शन का आधार है। हकीकत यह है साहबान कि दुष्यंत परमार नाम के भेड़िए के नापाक ख्यालात से विभा कतई बेखबर थी। उस शख्स की मिकनातीसी शख्सियत का जादू उसके सर पर चढ़कर बोल रहा था। परमार के आकर्षण में वो मुकम्मल तौर से जकड़ी हुई थी और बुरी तरह से उससे फंसी हुई थी। दासानी का चेहरा कानों तक लाल हो गया था। ये कैसे जाना मजिस्ट्रेट साहिबा? वो बड़े जब्त के साथ बोला, मेरी बेटी की नौकरानी का ईमान खरीद कर। आपने बात व्यंग में कही है दासानी साहब, छाया बड़े खेदपूर्ण भाव में मुस्कुराती हुई बोली, लेकिन हकीकत तो यही है। हकीकत यही है कि महानगरों में नौकर चाकरों का ईमान बहुत सस्ता हो गया। आपकी बेटी की नौकरानी तो 500 रुपये में ही बिक गई। दासानी दासानी ने बड़े बेबस भाव से दांत पीसे। सभापति विवेक आगाशे के मुंह से एक असहाय आह निकल गई। वैन अपनी नाक के नीचे अपने द्वारा स्थापित क्लब के 2 सदस्यों में हाथापाई की संभावना पर विचार करने लगा था। क्या आपे से बाहर होते जा रहा दसानी छाया पर, औरत जात पर झपट सकता था? हे भगवान, वो मनी मन बुदबुदाया, ऐसी नौबत मत आने देना। कहने का मतलब ये है, छाया बोली, कि किसी सलाह से या किसी उपदेश से या किसी धमकी से विभा दासानी को तबाही की उस राह पर चलने से नहीं रोका जा सकता था जिस पर कि वो अपनी मर्जी से चल रही थी। मेरी त्रिकोण का तीसरा कोण ये जानता था कि उसको तबाही से बचाने के लिए दुष्यंत परमार की मौत लाजमी थी। यूं कत्ल का उद्देश्य निर्विवाद रूप से स्थापित हो जाता है। अशोक प्रभाकर बोला, लेकिन क्या आप अपराधी का कत्ल के उपलब्ध बाकी तथ्यों से रिश्ता जोड़ने में भी कामयाब हो पाई? जी हाँ, निहायत खूबसूरती से। कैसे? पहले चॉकलेट के पार्सल में से बरामद हुई जाली चिट्ठी की बाबत सुनिए। मैंने उस चिट्ठी का बहुत बारीकी से मुआयना किया, औरों ने भी किया होगा, लेकिन उस चिट्ठी से मैंने एक बात जानी। कौन सी बात? कि वो चिट्ठी रेमिंगटन ट्रेवलर के नाम से जारी किए जाने वाले एक पोर्टेबल टाइपराइटर पर टाइप की गई थी। वेरी गुड, लेकिन इसे आपकी मौलिक सोच का नतीजा तो नहीं कहा जा सकता। क्या मतलब? टाइपराइटर का जिक्र कल रुचिका ने किया था। इसी ने चिट्ठी की टाइपराइटिंग को महत्व दिया जाने पर जरूरत टाइपराइटिंग की चिट्ठी की टाइपराइटिंग को महत्व दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया था और ये सवाल उठाए थे कि वो टाइपराइटर किस किस्म का था, कहाँ उपलब्ध था और किसकी मिल्कियत था। तो क्या हुआ? जो बात एक जने को सूझी वो किसी दूसरे को नहीं सूझ सकती? सबको सूझ सकती है। आगाशे बीच में बोल पड़ा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर प्रभाकर की टाइपराइटर मैडम की मौलिक सोच का नतीजा है या टाइपराइटर के कल यहाँ हुए जिक्र से प्रेरित होकर मैडम ने इस लाइन पर काम किया। अब मैडम को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अशोक प्रभाकर खामोश हो गया। हाँ, तो आप कह रही थी, आकाशे छाया से संबोधित हुआ।
कि वो चिट्ठी रेमिंगटन ट्रैवलर पर टाइप की गई थी। जी हाँ, छाया आगे बढ़ी। और मुझे यकीनी तौर से मालूम है कि ऐसा एक टाइपराइटर मेरे अपराधी के ऑफिस में उपलब्ध है। ये तो एक आम टाइपराइटर है, अगाशे बोला, जो किसी के पास भी उपलब्ध हो सकता है। वो टाइपराइटर आपके अपराधी के पास भी होना महज एक इत्तेफाक की बात हो सकती है। सभापति महोदय, एक इत्तेफाक होता है, लेकिन जब कई इत्तेफाक जमा हो जाते हैं तो वो हकीकत बन जाते हैं। यानी कि अभी ऐसे और भी इत्तेफाक हैं आपके जहन में? जी हाँ। दूसरा इत्तेफाक सोराबजी एंड सन्स के लेटरहेड से ताल्लुक रखता है। मैं अपने अपराधी का बहुत पक्का वास्ता सोराबजी एंड सन से स्थापित कर चुकी हूँ। वो कैसे? शायद किसी को याद हो कि 2 साल पहले किसी चॉकलेट के रैपर के डिज़ाइन को लेकर सोराबजी एंड सन्स का चॉकलेट बनाने वाली अपनी एक प्रतिनिधि कंपनी से हाईकोर्ट में मुकदमा चला था, जिसमें सोराबजी एंड सन्स का अपनी प्रतिनिधि कंपनी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने उनके पेटेंट डिज़ाइन की नकल मार ली थी। मुझे याद है वो मुकदमा, दसानी कठिन स्वर में बोला। इसलिए याद है क्योंकि उस मुकदमे में सोराबजी एंड कंपनी का वकील मैं था। थैंक यू। तो मैं कह रही थी कि मेरे अपराधी का उस केस से गहरा संबंध था, इसलिए उस केस के दौरान कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस में उस शख्स की आवाजाही आम थी, और उस दौरान उसके अधिकार में संबंधित लेटरहेड की एकाध शीट आ जाना मामूली बात थी। ऐसा कोई लेटरहेड उसके पास किन्हीं तिरस्कृत कागजों में पड़ा रहा हो सकता है, जिसका इस्तेमाल अब 2 साल बाद उसे सूझा हो सकता है। लेटरहेड के पीले पीले पड़ चुके किनारे भी इस बात की चुगली करते हैं कि वो जरूर इतना अरसा कहीं इधर उधर पड़ा रहा होगा। ऐसा कागज तो कोरा उपलब्ध होना चाहिए था, दासानी ने तुरंत प्रतिवाद किया, जबकि मेरी जांच निश्चित रूप से बताती है कि उस पर से कोई इबारत पहले मिटाई गई थी। कबूल। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो इबारत टाइप शुदा कागज को खाली करने के लिए मिटाई गई थी? वो टाइप के दौरान गलत टाइप हो गई कोई इबारत हो सकती है जो कि हाथ के हाथ मिटाई गई थी और उस पर सही अक्षर टाइप किए गए थे, और उस पर मैनेजिंग डायरेक्टर के हस्ताक्षर वो जाली हो सकते हैं। पुलिस कहती है वो हस्ताक्षर असली हैं। जो पुलिस ऐसा कहती है वो जरूर आजकल के अति आधुनिक जालसाजों की साधन संपन्नता को नहीं समझती। दासानी खामोश हो गया। अब बात आती है पार्सल को पोस्ट करने की। छाया आगे बढ़ी। यहाँ मैं आपके इस नतीजे से पूरा इत्तेफाक जाहिर करती हूँ कि ये किसी दूसरे से कराने वाला काम नहीं था। किसी दूसरे को पार्सल सौंपा जाता तो वो उस पर लिखा दुष्यंत परमार का नाम जरूर पढ़ता, और जब उसे पता लगता कि कैसे उसका कत्ल हुआ था, तो उसे उस पार्सल की याद जरूर आती जो कि किसी के कहने पर उसने पोस्ट किया था। कातिल ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो पार्सल जरूर उसने खुद अपने हाथों से पोस्ट किया था। ऐसा खुद करने के लिए 1:15 और 2:45 के बीच उसका जनपद पर उपलब्ध होना जरूरी है। साहिबान, मैंने इस बात की तस्दीक की है कि मेरा अपराधी इस वक्फे के दौरान जनपथ पर उपलब्ध था। वो वहाँ इंपीरियल होटल में अपने कोई दर्जन भर हम पेशा साहिबान के साथ लंच कर रहा था। इंपीरियल होटल से इंडियन ऑयल की इमारत कोई ज़्यादा दूर नहीं है। बड़ी हद 5 मिनट में इंपीरियल से इंडियन ऑयल के सामने वाले लेटर बॉक्स तक जाकर वापस लौटा जा सकता है। महफिल में से महज 5 मिनट की गैर हाजिरी कोई नोट नहीं करता। इतना टाइम तो टॉयलेट में लग जाता है। अगाशे ने सहमतिपूर्ण हुंकार भरी। साहिबान, सत्य प्रकाश वाले केस का जिक्र मैंने केवल दोनों केसों को एक जैसा बताने के लिए ही नहीं किया था। प्रस्तुत केस को सत्य प्रकाश वाले केस के समानांतर बताने के पीछे मेरी कुछ और मंशा भी थी। वो मंशा ये थी कि वो समानता महज इत्तेफाक नहीं थी। मेरा दावा है कि किसी ने बाकायदा उस केस को स्टडी करके अपनी कार्यप्रणाली निर्धारित की थी। मेरे अपराधी ने खुद खूब सोच समझकर उस केस को अपने नापाक इरादों के लिए कॉपी किया है। ऐसा करना किसी ऐसे शख्स को ज्यादा सहूलियत से सूझ सकता है जो कि अपराध शास्त्र का विशेषज्ञ हो या अपराध से दो चार होना के कारोबार का हिस्सा हो। साहिबान,
मेरा अपराधी ऐसा ही एक शख्स है। क्रिमिनोलॉजिस्ट? जी हाँ। हम्म। अब मेरा आखिरी पॉइंट यह है कि जब कुछ अर्सा पहले स्थानीय अखबारों में दुष्यंत परमार और विभा दासानी की शादी की अफवाहें छपी थी, तो बाद में उन अफवाहों का खंडन भी छपा था। साहिबान, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वो खंडन किसने छपवाया था। परमार का नौकर कहता है कि वो खंडन उसके साहब ने नहीं छपवाया था। विभा की नौकरानी कहती है कि वो खंडन उसकी मेम साहब ने नहीं छपवाया था। खंडन से संबंधित विज्ञप्ति उन दोनों के बिना कोई मशवरा किए किसी तीसरे शख्स ने अखबार में छपने को भेजी थी, और उसी शख्स के कातिल होने का दावा मैं पेश करती हूँ। छाया प्रजापति खामोश हो गई। एक मुद्दा रह गया मैडम, अशोक प्रभाकर बोला। आपने जहर का जिक्र नहीं किया। क्या आप अपने अपराधी का संबंध कत्ल में इस्तेमाल हुए जहर नाइट्रोबेंजीन से भी जोड़ सकती हैं? इस एक मुद्दे में, छाया बोली, मैं दासानी साहब से सर्वदा सहमत हूँ। ये कोई अहम बात नहीं। चॉकलेट या उसमें इस्तेमाल हुआ जहर कोई अहम नहीं। दोनों आम आइटम हैं जो कि उपलब्ध हैं, आम उपलब्ध हैं। चलिए ऐसे ही सही, आप लेकिन अब आप अपने अपराधी का नाम तो लीजिए। प्रजापति बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। अजीब रवैया है ये, दासानी भुनभुनाया। आप क्या हमें तपा रही हैं? इतनी देर इतना कुछ कहते रहने के बाद जब असल बात कहने का वक्त आया तो आप खामोश हो गई। साफ बोलिए, कौन है मुजरिम आपकी निगाहों में? किसे कातिल करार दे रही हैं आप? कमाल है दसानी साहब, हया अचरज भरे स्वर में बोली। आप भी ये सवाल कर रहे हैं? मैं भी क्या मतलब? दासानी हड़बड़ाया। क्योंकि आपको तो मालूम है कि कातिल कौन है। मेरे से बेहतर मालूम है, सबसे बेहतर मालूम है। क्या? क्या मालूम है मुझे? साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूं कि आप, छाया ने खंजर की तरह एक उंगली दसानी की तरफ भौंकी, आप कातिल हैं। आप हैं मेरे तिकोण का तीसरा कोण। मिस्टर लॉन्गमल दसानी, मैं आपको कातिल करार देती हूँ। दसानी हक्का बक्का सा छाया का मुंह देखने लगा। ये, फिर वो भड़क कर बोला, ये औरत पागल हो गई है। मेरे खिलाफ? छाया सख्ती से बोली। गाली गलौज की जुबान इस्तेमाल करके आप अपने माथे पर लगा इतना बड़ा कलंक नहीं धो सकते मिस्टर दसानी। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपको अपनी बिन माँ की बेटी से बेपनाह मोहब्बत है। उस मोहब्बत ने आपको मजबूर किया है कि आप किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को दुष्यंत परमार के चुंगल में फंसने से रोकें। आप अपनी नादान, मासूम लेकिन दिशा भ्रमित बेटी को एक वहशी दरिंदे की जलालत का शिकार होते नहीं देख सकते थे। अपनी बेटी की हिफाजत के लिए आप कुछ भी कर सकते थे, कत्ल भी, जो कि आपने किया। कल आपने खुद अपनी जुबानी कबूल किया कि दुष्यंत परमार से संबंधित कुछ बातें ऐसी थी जिन्हें सिर्फ आप जानते थे। कैसे जानते थे? ऐसे जानते थे कि वे बातें तब उजागर हुई थी जबकि विभा से अपनी शादी की बात को लेकर वो आपसे मिला था। उन बातों में से एक बात यह भी थी कि उस मुलाकात के दौरान आपने परमार को धमकी दी थी कि अगर वो आपकी बेटी को लेकर अपने नापाक इरादों से बाज न आया तो आप उसे जान से मार डालेंगे। लेकिन वो अपने इरादों से बाज ना आया। इसलिए ना आया क्योंकि उसे आपकी बेटी की शय हासिल थी। वो समझता था कि देर सवेर आपकी बेटी आपको उसके हक में झुका लेगी। लेकिन आप झुकने वाले शख्स नहीं। आप झुके नहीं। झुकने की जगह आपने कत्ल का रास्ता इख्तियार किया। आपने कत्ल किया, अपनी बेटी के भलाई के लिए किया, लेकिन किया। मिस्टर लॉन्गमल दसानी, मे गॉड बी योर जज, बिकॉज आई कैन नॉट। वो खामोश हो गई और परे देखने लगी। बाकी सबकी इल्जाम लगाती निगाहें किसी प्रतिक्रिया को पढ़ने की कोशिश में दासानी के चेहरे पर टिक गई। सभापति महोदय, दासानी कड़क कर बोला, क्राइम क्लब का वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं आपसे मांग करता हूं कि आप इस औरत को मजबूर करें कि ये अपनी बेहुदा बेबुनियाद बकवास से बाज आए।
इल्ज़ाम क्योंकि आप पर आयद है। अगाशे के बोल पाने से पहले ही छाया बोल पड़ी। इसलिए आपको मेरी बात बेहुदा लगती है, बेबुनियाद लगती है, बकवास लगती है। बतौर कातिल मैंने किसी और का नाम लिया होता तो आप ही इसे ठीक, तर्कपूर्ण और सटीक बता रहे होते और बढ़ बढ़ के मुझे बधाइयां दे रहे होते। बात खुद पर आन पड़ी तो आप अपनी तहजीब भूल गए और पागलों की तरह प्रलाप करने लगे हैं। बतौर मशहूर एडवोकेट जिस दानाई और सूझबूझ के लिए आप मशहूर हैं, वक्ती विक्षिप्तता के आलम में आप अपनी इन खूबियों से नाता ना तोड़ बैठे होते तो भद्रता से अपने पर आयद इल्ज़ाम का खंडन करते और तर्कपूर्ण ढंग से मेरी थ्योरी के कोई नुक्स गिनाते, साबित करके दिखाते कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वो झूठ है। आज झटक झटक कर और चिल्लाकर जो ड्रामाई इफेक्ट आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो कचहरी में शायद किसी काम भी आ सकता हो, और नहीं तो अपने क्लाइंट को ही प्रभावित करने का काम आ सकता हो। लेकिन यहाँ किसी काम नहीं आने वाला। यहाँ या तो ये बताइए कि क्यों मेरी थ्योरी गलत है, क्या नुक्स है मेरी थ्योरी में, या चुप रहिए मिस्टर दासानी। इधर पुट अप और शट अप। मैडम ठीक कह रही हैं, अशोक प्रभाकर प्रभावित स्वर में बोला। आप कुछ कहना चाहते हैं? अगाशे दासानी से बोला। दासानी ने जोर से थूक निकला। मेरी राय में आपको जरूर कुछ कहना चाहिए। मौन स्वीकृति का लक्षण होता है, अशोक प्रभाकर बोला। दासानी के मुंह से बोल न फूटा। हैरानी है, रुचिका केजरीवाल बोली। दासानी साहब तो अपना अपराध कबूल करते मालूम हो रहे हैं। ऐसा है तो, अभिजीत घोष बोला, इंस्पेक्टर शिवनाथ राजौरिया को बुलाना चाहिए और उसे खबर करनी चाहिए कि हमने केस हल कर लिया है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा मिस्टर घोष, अगाशी बोला। अभिजीत घोष सक पकाकर चुप हो गया। मेरी राय में, रुचिका बोली, हमें सारे सिलसिले पर कानूनी नुक्ता निगाह से नहीं, इखलाकी और जज्बाती नुक्ता निगाह से भी गौर करना चाहिए। मुल्क का कायदा कानून जिस बात को गलत और सज़ा के काबिल करार देता है, ज़रूरी नहीं वो हमें भी गलत और सज़ा के काबिल लगे। हालात ये जाहिर कर रहे हैं कि दुष्यंत परमार जैसे दुष्ट की इस दुनिया से विदाई तो एक ऐसा काम माना जाना चाहिए जिसमें कि हर किसी का हित है। यह महज इत्तेफाक था कि ऐसी किसी कोशिश में एक बेगुनाह की जान चली गई। मेरी राय में तो इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। पुलिस को तो मजिस्ट्रेट साहिबा की थ्योरी की भनक भी नहीं लगने दी जानी चाहिए। दासानी साहब की व्यक्तिगत समस्या से सहानुभूति रखते हुए हमें इनको कवर करना चाहिए। शुक्रिया, दासानी एकाएक बड़े शुष्क स्वर में बोला। लेकिन मुझे किसी ऐसे रहमो करम की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी की दया का पात्र बनने का ख्वाहिशमंद नहीं। वक्ती जज्बात और जुनून के हवाले होकर मजिस्ट्रेट साहिबा से मैंने जो बदजुबानी की उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं फिर पुरजोर लफ्ज़ों से अर्ज करता हूँ कि कत्ल से मेरा कोई लेना देना नहीं। देखने सुनने में मैडम की थ्योरी कितनी भी दमदार क्यों ना लग रही हो, लेकिन अंत पंत ये गलत है। यह ठीक है कि मैं क्रिमिनोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन एक वकील का क्रिमिनोलॉजिस्ट होना स्वाभाविक होता है। वो अपराध विज्ञान का ज्ञाता नहीं होता तो कामयाब एडवोकेट कैसे होगा। यह भी ठीक है कि जनपद पर पोस्ट पार्सल दिए जाने के वक्त के आसपास मैं करीब ही इंपीरियल होटल में एक लंच में शामिल था। मैं ये भी कबूल करता हूँ कि मैंने दुष्यंत परमार को यह धमकी दी थी कि अगर उसने मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो कि निर्विवाद रूप से मुझे अपराधी सिद्ध करती हो। ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये महज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, अदालत में जिनकी बड़ी आसानी से धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। जहाँ तक चॉकलेट का पार्सल मेरे द्वारा पोस्ट किए जाने का सवाल है, तो मेरा ये कहना है कि लंच के दौरान अपने दाएं बाएं बैठे दो दोस्तों को पेश कर सकता हूँ जो कि इस बात की गवाही देंगे कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं अपनी टेबल से हिला तक नहीं था। और जहाँ तक परमार के कत्ल की धमकी का सवाल है, मैं ये साबित करता हूँ कि उस पर अमल करना मेरे लिए ज़रूरी ही नहीं रह गया था। वो कैसे? अगाशी उत्सुक भाव से बोला।
वो ऐसे ही कि जब मैंने और कुछ अन्य बुजुर्ग रिश्तेदारों ने मिल बैठकर प्यार से मेरी बेटी को उसका भला बुरा समझाया था, तो उसे अकल आ गई थी और उसने परमार से शादी करने का अपना इरादा छोड़ दिया था। आजकल मेरे उन्हीं रिश्तेदारों के पास वो बंबई में रह रही है ताकि वक्ती तौर पर वो परमार की पहुंच से दूर रह सके। इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए आप चाहें तो मैं उन रिश्तेदारों को और अपनी बेटी को यहाँ बुलाकर उनसे आपकी बात करा सकता हूँ। आप ऐसा कहते हैं तो जरूर हुआ होगा, छाया जिद भरे स्वर में बोली। लेकिन ये सब कत्ल के बाद हुआ हो सकता है। बदकिस्मती से कत्ल के बाद ही हुआ है। लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब आप अपनी बेटी से इतना प्यार करता हो कि उसकी भलाई की खातिर किसी का कत्ल कर सकता हो, उसे आप लोग उससे आप लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बेटी की भी जान को खतरे में डाल दे। क्या मतलब? एक मिनट के लिए फर्ज कीजिए कि जहर वाली चॉकलेटों का पार्सल दुष्यंत परमार को मैंने ही भेजा। एक बार वो पार्सल पोस्ट हो जाने के बाद मेरा तो उस पर से कंट्रोल खत्म हो गया। अब जब वो पार्सल परमार ने मुकेश निगम को सौंप दिया, वैसे वो पार्सल मेरी बेटी को दे देता तो सोचिए क्या होता। तब मिसेज अंजना निगम की जगह मेरी बेटी की जान गई होती। क्या मैं इतना ही अहमक हूं कि ये नहीं समझ सकता कि उस तरीके से मेरी वो चॉकलेटें मेरी बेटी के लिए जान का खतरा बन सकती थी? उस बात का श्रोताओं पर भारी प्रभाव पड़ा। तब छाया प्रजापति भी पहली बार विचलित दिखाई दी। बाकी बची लेटर हेड तक मेरी पहुंच की और पोर्टेबल टाइपराइटर पर मेरे अधिकार की बात, तो वो बातें तो इतनी भोंगी हैं कि उनकी बाबत कुछ ना कहना ही मेरे लिए बेहतर होगा। कई सिर सहमति में हिले। साहिबान, मैंने उम्र भर लोगों को मुजरिमों के कटहरे में खड़ा करके उनसे ज़िरा किए और उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा दिलाई है। आज ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका है जब मैं खुद कटघरे में हूँ और अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा हूँ। भाग्य की इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? दासानी एक क्षण श्रोताओं पर अपने कथन का प्रभाव देखने के लिए रुका और फिर बोला, इस संदर्भ में मैं आपको एक मामूली लेकिन मेरे लिए अब एकाएक अहम हो उठी बात की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। साहिबान, पिछले हफ्ते जब इसी वक्त इसी जगह इस मैटर मेंटल एक्सरसाइज के रूल निर्धारित किए जा रहे थे, जब पर्चियां डालकर मेंबरान की बारी निकालने का प्रस्ताव पास हो रहा था, तो उस घड़ी हमारे जासूसी उपन्यासकार सदस्य अशोक प्रभाकर ने एक बात कही थी जिसने थोड़ा बहुत सबको चौंका दिया था। इन्होंने कहा था कि उन्हें तो कत्ल के केस का हल सूझ भी चुका था। अब मौजूदा हालात में हम मिस्टर प्रभाकर से इतना तो पूछ सकते हैं कि क्या वो हल वही है जो कि मैडम ने पेश किया है या उससे मुख्तलिफ है। मेरी दरख्वास्त है कि सभापति महोदय संबंधित मेंबर को इस सवाल का जवाब देने की इजाज़त दें। इजाज़त है? अगाशे हिचकिचाते हुए बोला। थैंक यू मिस्टर प्रभाकर। अब आप बताइए कि आपका सोचा हल मैडम द्वारा सुझाए गए हल वाला ही है या उससे मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ है, अशोक प्रभाकर बोला। फिर तो आपके हल के मुताबिक हत्यारा कोई और होगा। और ही है। थैंक यू मिस्टर प्रभाकर। साहिबान, अब आप ये फैसला कीजिए कि जब एक और तयशुदा हल पेश होने के लिए आपके सामने मौजूद है, तो क्या आप मैडम के सुझाए हल को ही अंतिम मानकर इस दिमागी व्यायाम का समापन कर देंगे? क्या ये मुनासिब होगा? एक हल कल पेश हुआ जिसकी धज्जियां मिस रुचिका ने उड़ा दी। एक हल आज पेश हुआ जिसकी धज्जियां तो मैं कबूल करता हूं कि मैं नहीं उड़ा सका, लेकिन इतना आप भी मानेंगे कि मैंने उस पर कुछ मजबूत सवालिया निशान लगाए हैं। अब एक हल मिस्टर प्रभाकर के पास है जो कि कायदे के मुताबिक ये कल पेश करेंगे, और वो हल मुमकिन है ऐसा हो कि मैडम की थ्योरी की पॉलिश उतार कर रख दे। फिर उससे आगे अभी 3 मेंबर और हैं जो कि अपनी जहनी कुव्वत में एक से बढ़कर एक साबित हो सकते हैं। साहिबान, तमाम बातों की रूह में मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि क्या आप इतनी ढेर सारी संभावनाओं को नज़रअंदाज करके एक मिसेस छाया प्रजापति की झोल-झाल थ्योरी से चिपके रहना कबूल फरमाएंगे? क्या ये मुनासिब होगा? क्या ये इंसाफ होगा?
जवाब देते वक्त ये भी ध्यान में रखिएगा कि जहां इस वक्त बैठे हैं वो कोई कोर्ट कचहरी नहीं, वो कोई इंसाफ का मंदिर नहीं, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, इंसाफ करना उनकी यहाँ मौजूदगी की ज़रूरत नहीं। क्राइम क्लब में क्राइम की डिस्कशन का मतलब, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपनी दिमागी कुव्वत और सूझबूझ को धार देना है, ना कि किसी फेलो मेंबर के लिए जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन के दिखाना। आई एग्री, छाया नम्र स्वर में बोली। दैट्स व्हाई आई सेड दैट मे गॉड बी योर जज, बिकॉज आई कैनॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगाशे बोला, दिस हैज नाउ बिकम अ मैटर ऑफ ओपिनियन। अब हमने ये फैसला करना है कि हमारे भविष्य में क्या कदम होना चाहिए। जो कुछ दसानी साहब ने कहा उससे इत्तेफाक जाहिर करते हुए मैं ये प्रस्ताव पेश करता हूँ कि जब तक तमाम के तमाम मेंबरान को अपनी अपनी राय पेश करने का मौका न हासिल हो जाए, कोई अंतिम निर्णय न लिया जाए। अब मिसेस छाया प्रजापति की थ्योरी पर पुनर्विचार तब होगा जबकि बाकी के 4 मेंबरान भी अपनी थ्योरी पेश कर चुके होंगे। तभी इस बात पर भी नए सिरे से विचार होगा कि मैडम की थ्योरी के मुताबिक मिस्टर दसानी कत्ल के अपराधी हैं या नहीं। जो मेंबरान मेरे प्रस्ताव से सहमत हों वो बराए मेहरबानी हाथ खड़ा करें। सब ने, छाया प्रजापति ने भी तनिक हिचकिचाते हुए, उसे अपने शानदार थ्योरी को वांछित वाहवाही जो हासिल नहीं हुई थी, हाथ खड़े कर दिए। तो फिर ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। अगाशे बोला कि पहले तमाम मेंबरान को बोलने का मौका दिया जाएगा और फिर आखिर में जैसे हालात पाए जाएंगे वैसा निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ मैं आज की मीटिंग की बर्खास्तगी की घोषणा करता हूं। और सब उठ खड़े हुए।